हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व कौशल, सेकेंड ऑप्शन है अवधान व स्मृति, थर्ड है आपका शारीरिक प्रणाली की क्रिया, फोर्थ है आपका प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व कौशल। अंतर्व्यक्तित्व कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो समझते हैं कि ये अंतर्व्यक्तित्व कौशल होता क्या है। अंतर्व्यक्तित्व कौशल वह है जिससे हमारी उस दक्षता का प्रदर्शन होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से कारक बच्चे के विकास को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। ए है आपका अनुवांशिकता, बी है आपका भौतिक वातावरण, सी है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो आपके ये तीनों सही होंगे क्योंकि बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित अनुवांशिकता भी करती है, आपका जो भौतिक वातावरण भी करता है और आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करता है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन फोर्थ ABC करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कथन ए, सीखने में स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका कथन ए ऐसे ही करेक्ट हो गया। तर्कार देखते हैं, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। नहीं, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आपका ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत। फोर्थ है आपका ए गलत है लेकिन आर सही। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका कथन ए भी गलत है और तर्क आर भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा, आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों में बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों कि बच्चों के विकास में क्या भूमिका है, यानी बताना है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास में परिवार व उनके जो क्लासमेट है यानी जो समकक्षियों की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है दोनों की कोई भूमिका नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। सेकेंड है परिवार की कोई भूमिका नहीं, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी गलत क्योंकि परिवार और समकक्ष दोनों की भूमिका होती है। थर्ड है आपका समकक्षियों की भूमिका नहीं है परंतु परिवार की प्रमुख भूमिका है, ये भी गलत है आपका क्योंकि दोनों की प्रमुख भूमिका है। फोर्थ है आपका दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजी के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ संवेदीगामक अवस्था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालक की अवस्था होती है। यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए ही विवेचित कर लेता है।
प्रश्न संख्या 6, पियाजी के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है, आपको बताना है क्या होती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है गुणात्मक रूप से भिन्न, सेकेंड है मात्रात्मक रूप से भिन्न, थर्ड है आपका से कम, फोर्थ है आपका से बेहतर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जिन पियाजी के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। किससे भिन्न होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 7, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? ये आपको बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में यह बात कही गई है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकेंड है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, फोर्थ है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, लेव वाइगोत्स्की ने डैश डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट व्यवहारवादी में, सेकेंड है सामाजिक सांस्कृतिक, थर्ड है आपका सूचना के प्रसंस्करण, फोर्थ है आपका मनोगतिकी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप समझ गए होंगे कि आपका जो है कि ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? फर्स्ट है आपका बच्चों से अपेक्षा रखने की वह पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों की खोज कर पाएंगे। सेकेंड है आपका बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। थर्ड है आपका बच्चों में वांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, या ये दोनों आपके ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। थर्ड है आपको बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती हैं। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका पाठ का उदाहरण है, ये आपका पाठ का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पाठ यानी स्कैफोल्डिंग। प्रश्न संख्या 11, कथन एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, तो नहीं, बच्चों को हमें नियंत्रण में नहीं रखना है। और दरकार है आपका बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते नहीं। बच्चों को हमें पहले तो पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना ही नहीं है, बच्चों को हमें खुद से चीज़ें करके सीखने देना है, न कि हमें एक तानाशाह शिक्षक बनना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 12, आपको बताना है किस गुण वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को देख पाते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट, इस प्रश्न का जो आपको करेक्ट जवाब होगा, फर्स्ट है आपका तर्क गणितीय बुद्धि, सेकेंड है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, थर्ड है आपका अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, फोर्थ है आपका भाषाई बुद्धि। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को देख पाते हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड अंतर व्यक्तित्व बुद्धि करेक्ट हो जाएगा।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंधों को समझने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। प्रश्न संख्या 13, शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरफ कमज़ोर व्यवहार मत करो, यह किसको बढ़ावा देता है? फर्स्ट है आपका जेंडर समता, सेकेंड है जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड है जेंडर भूमिका में लचीलापन, फोर्थ है आपका जेंडर समानता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड जेंडर रूढ़िवादिता करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? इनमें से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? ए है आपका इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। बी है आपका यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने का अवसर देता है। सी है आपका यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। और डी है आपका यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने का अवसर देता है। और थर्ड है आपका सी है यह मूल्यांकन को सीखने में हिस्सा मानता है। तो आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन डी दिया है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें कभी पृथक्करण और नामीकरण जैसे शब्द जहाँ भी दिखे उस ऑप्शन को हम लोग को कभी भी करेक्ट करना ही नहीं है। ये क्या है आपके कुछ टैग वर्ड हैं, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हुआ। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? फर्स्ट है आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी। सेकेंड है आपका महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। थर्ड है आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। फोर्थ है आपका समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न आपका जो है सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस प्रश्न को हम कई बच्चों से पूछेंगे तो उसके अलग अलग आंसर आएंगे, क्योंकि ये बच्चा अपने तर्क के आधार पर इस प्रश्न का जवाब देगा। जबकि आपके जो अन्य प्रश्न हैं कि आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई, तो ये एक निर्धारित तथ्य है कि इस वर्ष में हुई थी, या फिर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये भी आपका निर्धारित है, या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये भी निर्धारित है। तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को फर्स्ट है आपको अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सेकेंड है आपको उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। थर्ड है आपका उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं। फोर्थ है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 17, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा सहयोग, जबकि आपके अन्य ऑप्शन पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव, नामीकरण ये आपके निगेटिव टैग वर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट है एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है।
फिर भी देखते हैं अगला ऑप्शन, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं को पहचान करके समान क्षमता वाले नहीं, बच्चों को हमें कभी भी विभाजित नहीं करना है। थर्ड है आपका, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं, कभी भी जाति के आधार पर बच्चों को समूहों में नहीं बांटना है। फोर्थ है आपको उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान पुनरुत्पादन के लिए बढ़ावा देना नहीं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, एक बच्ची की बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित क्रियाशील है, उसके गणित की ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो आपका ऑप्शन थर्ड डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। बच्ची में डिसलेक्सिया लक्षण होने की संभावना है क्योंकि डिसलेक्सिया में सीखने की विशेष तरह की कठिनाई होती है जो मुख्य रूप से पढ़ने एवं शब्दों की वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 20, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बिना उबके किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता नहीं, लंबे गद्यांश को रटने की क्षमता नहीं, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, दूसरों की नकल जो कि त्यों करने की क्षमता नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अपसारी क्या होता है? तो अपसारी में हम लोग क्या करते हैं, एक कार्य को करने के विभिन्न ढंग होते हैं, यानी एक कार्य को हम लोग कई प्रकार से कर पाते हैं, यह आपका हो गया अपसारी। प्रश्न संख्या 21, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जा सकता है? फर्स्ट है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन नहीं, व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं। फोर्थ है आपका उत्तेजनात्मक और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध नहीं, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना नहीं, अपने उत्सुकता एवं संतुष्टि के लिए पढ़ना, जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि बच्चा अपनी उत्सुकता यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ता है, ना कि किसी पुरस्कार के लिए या फिर कक्षा में प्रथम आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अपने उत्सुकता की संतुष्टि के लिए। प्रश्न संख्या 23, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनाओं ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। दरकार है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आपका कथन ए भी करेक्ट है और आपका कथन आर भी करेक्ट है, क्योंकि भावना और सीखना परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। और जो आपका कथन ए है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, उनकी भावनात्मक जरूरत को महत्व देना शामिल है, तो आपका कथन ए और आर दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या 24, महारत उन्मुखी वार्धिक। ए है आपका सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बी है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, सी है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य नहीं करते हैं, डी है आपका अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद कर लेते हैं। तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ए करेक्ट है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, और आपका डी है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आपका ए और डी। प्रश्न संख्या 25, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर क्या करना चाहिए? फर्स्ट नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं, उन्हें सजा देना चाहिए, नहीं, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फोर्थ है आपका बच्चों को प्रश्न पूछने पर हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न संख्या 26, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से
तब सीखते हैं जब शिक्षक विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, फर्स्ट है आपका, उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। सेकंड है आपका, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखते हैं। थर्ड है आपका, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को हमें खोजी अधिगम बनाना है, यानी कि बच्चे किसी कार्य को करके सीखते हैं, अपने माध्यम से अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। फर्स्ट है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण जो है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या है कि कई ऑप्शन दिए हुए थे, हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। तो इसमें ऐसे है, पूरा देखते हैं। इसमें क्या है कि आपका ए तो करेक्ट होगा ही, अब भी देखते हैं। परंपरागत रूप से नहीं, जहाँ भी शिक्षा में किसी चीज़ को परंपरागत रूप से नहीं लेना है, ठीक है। सी देखते हैं, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बालक केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देते हैं। जी बिल्कुल, हमें बाल केंद्रित विधियों यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ए और सी दोनों करेक्ट होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आपका ए और सी। प्रश्न संख्या 28, अभिकथन, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो आपका ये ऐसे ही गलत हो गया। तरकार है आपका, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार से भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल निभाते हैं। तो आपका आर भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आपका कथन ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखते हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 29, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, फर्स्ट है, अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, हमें बच्चों को कभी किसी चीज़ को रोट लर्निंग की तरफ नहीं बढ़ाना है। बी है आपका, यानी सेकंड है आपका, प्रत्यक्ष निर्देश तरीकों का उपयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा है? प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। नहीं, बच्चे को हमें निर्देशन नहीं देना है। बच्चे को हमें ऐसा महसूस नहीं करवाना है कि नहीं, हाँ हम निर्देश देंगे या फिर तानाशाह टाइप का ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना है। थर्ड है आपका, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है आपका, क्या दिया हुआ है, मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित नहीं। हमें बच्चों को मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के लिए हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुशासित किया जा सके। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 30,
विविध भौतिक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके बच्चों को सीखने की अवधारणा को किस क्रम में मदद मिलती है। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं को किस क्रम में मदद मिलती है। आपको बताना वो क्रम क्या है। ठोस से अमूर्त है, परिचित से परिचित है, उच्च क्रम से निचले क्रम है, जटिल से सरल है। तो आप समझ गए होंगे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी बच्चे को हम लोग जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, उच्च क्रम से निचले क्रम नहीं, हम लोग निचले क्रम से उच्च क्रम की तरफ ले जाते हैं। परिचित से अपरिचित की तरफ ले जाते हैं, न कि अपरिचित से परिचित की तरफ। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठोस से अमूर्त की तरफ। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठोस से अमूर्त की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।